जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सईद उवैस किलानी एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ऑफ वी इन CSS इंस्टीट्यूट। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स आवर फोर्थ ईयर और इन 4 सालों में तकरीबन 250 प्लस पीपल जो हैं वो इस टाइम हमारे वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं। इनमें से कोई 35 प्लस वो हैं जो इस टाइम CSS PMS क्लियर करके वेरियस पोस्ट पे मौजूद हैं। तो आज हम जिस टॉपिक का आगाज करने जा रहे हैं, आपके सामने करंट अफेयर का सिलेबस है। जो लोगों ने नया ज्वाइन किए, हमें इस वीक पे ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनके लिए हमने आज की क्लास को एज अ ट्रायल क्लास भी रखा हुआ है कि जिनको सिलेबस की बिल्कुल नो हाउ नहीं है, उन्हें हमारी स्ट्रेटेजी की भी समझ आ जाए और सिलेबस की भी समझ आ जाए कि हम किस तरह किस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। आपका जो सिलेबस है करंट अफेयर का बेटा, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें आपके पाकिस्तान रिलेटेड इशू, डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, उसके बाद आपके रिलेशनशिप्स हैं और उसके बाद ग्लोबल इशूज हैं। आज हम जिसका आगाज करने जा रहे हैं वो आपका ये पार्ट 2 जो कि रिलेशंस का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके तमाम जितना भी आप समझ लें कि जो CSS के पेपर अब तक हुए हैं, उनमें कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें 2 से 3 सवाल आपके इस रिलेशंस के पार्ट से ना आए हो। तो अगेन इस पार्ट के लिए हमारी स्ट्रेटजी ये होगी, याद रखें अभी आपसे पहले मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई हुई थी आपके इसी बैच के। आपको करंट अफेयर के सिलेबस थोड़ा सा सिमिलर लगेगा तमाम सब्जेक्ट के, पर इसके पेपर को अटेम्प्ट करने की टेक्निक दूसरों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सिलेबस जो है वो सिमिलर इन द मीन्स कि वही चीजें जो इंग्लिश एसए में, वही चीजें जो पाक अफेयर में, वही चीजें अगर आप ऑप्शनल में आईआर ऑप्ट कर रहे हैं तो उसमें भी हैं। लेकिन जो टेक्निक है जो डिफरेंशिएट करेगी, वो टेक्निक क्या है कि मेरे बच्चों, आपको जहां से एग्जामिनर सवाल पूछेगा आपने वहां से उसका जवाब शुरू करना है। यू आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ एनी टॉपिक इफ एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग यू। यहाँ मैं कुछ पेपर आपके सामने स्क्रीन पे खोलना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि वही बात कि अगर आपको अपनी गलतियों का नहीं पता तो कभी भी आप ठीक नहीं हो सकते। ये जो आपका लास्ट वीक टेस्ट हुआ था, मुझे जिन लोगों ने पेपर सेंड किए हैं उनका मैं ये व्हाट्सएप यहाँ स्क्रीन पे ओपन कर रहा हूँ। बच्चों अपने पेपर मुझे एक एक दफा दोबारा सेंड करें ताकि वो आपकी चैट से जरा ऊपर आ जाए। ये गलतियां बेटा मैं सबके लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आप सबको ये समझ आए कि इन गलतियों को ओवरकम कैसे करना है। अभी एक का आपको पेपर में वो भी दिखाता हूँ जो हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं कोई, उनका भी, कि उनके पेपर में और फिर आपके पेपर में डिफरेंस क्या होगा, ये चीजें आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। बच्चों अपने अपने जो से पेपर मुझे दोबारा सेंड करो जिन्होंने मुझे चेक करने के लिए सेंड किए थे। अच्छा, ये जो नई स्टूडेंट नजर आ रही हैं, राबिया है, उसके बाद ये और 2-3 लोग मुझे नए नजर आ रहे हैं। इनके लिए मैं एक चीज मेंशन कर दूं बेटा, हमारा जो यहाँ पे तरीकेकार है वो ये कि इंशाल्लाह ताला यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक अ फैमिली। और यहाँ जो आपके इदारे में जो आपसे पहले स्टूडेंट मौजूद हैं, आपसे पहले बैच चल रहा है, जिनके साथ आज आपको ट्रायल क्लास दी जा रही है, ये अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ बेहतर शेयर कर सकते हैं कि पिछले महीने में इन्होंने क्या सीखा है हमारे साथ, क्योंकि ये पिछले मंथ का बैच है, अब ये नेक्स्ट मंथ आप लोगों का स्टार्ट होने साथ जा रहा है। तो रिफत, इकरा, जरा अपना बताएं स्टूडेंट्स को एक महीना कैसा गुजरा हुई इनके साथ, क्या कुछ सीखने को मिला। यस सर। विजन को सर हमने बहुत अच्छा पाया है। इस तरह के बाकी एकेडमीज़ को भी हम देखते रहे हैं, चूँकि शुरू से हमारे माइंड में अब कुछ था। तो उन एकेडमीज़ में टीचर्स के साथ हमारा इतना इंटरेक्टिव होना नहीं हो सकते थे हम वहाँ पर, जो एकेडमीज़ वो इस तरह इजाज़त भी नहीं देती। और इस एकेडमी में हम इधर सर को मैसेज करते हैं और उधर किसी भी टाइम करें, अगर हमें किसी भी टाइम कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो उसी टाइम इन टाइम वो हमें रिप्लाई कर देते हैं टीचर्स। और बात भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाते हैं, जिस तरह बहुत अच्छे तरीके से हो गए वो बात करते हैं, सारे टीचर्स जो हैं हमारे। और गुड। क्लासेस के अंदर भी हमें इंटरेक्टिव माहौल मिलता है, जहाँ से हमें गुड। बात समझ नहीं आती, हम सर की बात काट के भी उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो वो माइंड नहीं करते। बिल्कुल मीन सेम वही जो फिजिकल क्लासेस में होता है, उससे भी यस बेहतर सर। यहाँ पे प्रोवाइड है कि आप 24 घंटे 24/7 अपने टीचर्स के साथ इन टच है। ठीक है, जिस टाइम जो हेल्प चाहिए। और उसके बाद क्लासेस आपकी रिकॉर्ड हो रही होती है मेरे बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई, रिकॉर्डिंग सुनो, इवन क्लास मिस भी होगी दोबारा रिकॉर्डिंग सुनो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सेटअप को कोविड के टाइम में स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद हमारे 4 कैंपस होने के बावजूद इसको चाहे आप एक गुडविल कह लो या जो भी कह लो, हमने उसके लिए अपने इस ऑनलाइन सेटअप को कंटिन्यू रखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत फायदा है इससे। और इसी ऑनलाइन बैच से देख लो 200-250 स्टूडेंट हमारा क्वालिफाई कर चुका है। तो इंशाल्लाह ताला यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस सक्सेसफुल टीम। और इसके बाद आसानियां होंगी इंशाल्लाह ताला। मटेरियल सारा बेटा हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे आपका। ये जो 5 से 6 महीने के सेशन है, इस दौरान जो बाकी डिटेल है, फीस की डिटेल, वो तो आपको देनी है उसने है।
जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं शान, ठीक है। और जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उस रिलेटेड मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन जितने भी टीचर यहाँ पे हैं उनको ये चीज हमने बाउंड की है कि हमने सारा मटेरियल खुद प्रोवाइड करना है। कोई आउटडेटेड जौन सी मार्केट की जौन सी गाइड्स या की बुक्स आपको नहीं यहाँ पे सेल आउट की जा रही। उसके बाद क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिल रही होंगी ताकि अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और उसके बाद ये कि आपका कोई अगर चीज़ रह जाती है जो आप समझते हैं कि अभी आपको क्लियर नहीं है, दोबारा टीचर से फौरी कांटेक्ट करो, ठीक है। और उसी तरह पूछो, आपको आपको टीचर ऑलवेज जो से हर चीज़ गाइड करेंगे। वीकली मंथली आपके दोनों टेस्ट सेशन होते हैं और उनका भी पर्पज़ यही है कि स्टूडेंट्स बार लिखें। लिखने से मार खाते हैं जो इंशाल्लाह ताला फिर ये जिस तरह भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे स्टूडेंट्स ने जो मेरे टेस्ट थे मुझे व्हाट्सएप किए हुए हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए जौन सा ये सारा जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह हमने फिर इनको जौन सा है वो चीज़ें कवर अप करवाई और क्या इनकी गलतियां जो हमें इम्प्रूव चाहिए। अच्छा जी, अभी मैंने एक पेपर डाउनलोड किया है इसका, हुमैरा का जी। अच्छा जी, हुमैरा के पेपर को जरा ओपन करते हैं। देखिए, जब तक आपको ये पता नहीं ना है कि आप गलत क्या कर रहे हैं तो आपको ठीक का नहीं पता रख सकता। ये हुमैरा का पेपर इस टाइम स्क्रीन पे आ चुका है मेरे बच्चों। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सवाल था कि इनका, ये एक असाइनमेंट थी इनकी जिसमें इन्होंने सारा ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हैं। इसमें मैंने हुमैरा को ये बताया था कि आपने इसके साथ साथ इनके हेड ऑफिस किस जगह पे वो ऐड ऑन करना है, ठीक है। जो पेपर मैं खोलना चाह रहा हूँ मेरे ख्याल से वो सादिया का पेपर है, जो गलती मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन पे किसी का पेपर था, मैं अभी खोल के दिखाता हूँ आपको। इकरा आपका था मेरे ख्याल से। अच्छा, गलती क्या की हुई थी बच्चे ने जिसकी वजह से मेन मैं पेपर वो खुलवाना चाह रहा हूँ। बाद में मैं भी आपको सारा, क्योंकि मेरे पास तो सारा वो इन डिटेल पड़ा होता है, आपको चेक करवाऊंगा वो। उसमें गलती मेरा बेटा ये थी कि उसमें क्वेश्चन जो था वो था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल टुवर्ड्स रिस्टोरेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल अरीना में उनका क्या रोल है। बच्चे ने गलती क्या की हुई थी कि बच्चे ने शुरू किया था व्हाट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, ठीक है कि ये टाइप की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो करंट अफेयर के पेपर में आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना। ये आपसे जो पिछला बैच है इसकी मैं खोल रहा हूँ पेपर अगर आपको दिखाने के लिए, ये देखेंगे। अब ये पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। कोटेशन दी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज डिटरमिन्ड बाय इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब अगर कोई बच्चा गलत लिख रहा होता वो क्या करता है जनाब, कि उसने पहले लिखना था फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, उसकी सारी एकदम से डिटेल। अब अगर आप ये सारा फॉर्मूले से अटेम्प्ट करते तो ये जवाब आपका गलत होना था। यहाँ पे सबसे पहले समझना यह है कि एग्जामिनर हमसे सवाल पूछना क्या चाह रहा है। देखो मेरा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो एग्जामिनर पूछ रहा है वो फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री डिटरमिन्ड बाय इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। सो व्हाट एग्जामिनर वांट्स टू आस्क फ्रॉम यू इज कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अहमियत क्या है इन डिटरमिनिंग योर फॉरेन पॉलिसी। अब जब बच्ची ने इसका जवाब दिया है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, इस साल अटेम्प्ट दी हुई इसने, ये देखें जी, इंपॉर्टेंस ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है। उसमें नेपोलियन की कोटेशन बहुत अच्छी तरह, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्टली के जियोग्राफिक लोकेशन पाकिस्तान की क्या है और उसका रोल क्या है। एक्सलेंट एक्यूरेट आंसर जिसपे उसको आराम से 20 में से 14 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप यही टाइम ज़ाया करते, अपना भी एग्जामिनर का भी फॉरेन पॉलिसी की टाइप्स बताते, फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन बताते, तो यहाँ सवाल में उसने आपसे पूछा ही नहीं है कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, डिस्कस द टाइप्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, उसने कतई ये नहीं पूछा। उसने जो पूछा है आपने वहां से जवाब शुरू करना। जी बेटा। सर इसको ग्रुप में शेयर कर दें प्लीज। जी मैं कर देता हूँ बेटा आपसे ग्रुप में शेयर ये। अभी मुझे कॉल इकरा ने की थी, किसने की थी, कि सादिया ने की थी। सर मैंने की थी शायद। जी, तो बेटा वो उसमें भी जानता था ना, यही प्रॉब्लम था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, अब आपको जरा बेहतर समझ आया होगा इसका। ये चैट मेरे पास खुली हुई थी हुमैरा शहीन की। हुमैरा ये फाइल आपको आ रही, ग्रुप में सेंड करो बेटा।
ओके सर। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ये बात? कोई सवाल अब तक जो न्यू स्टूडेंट है उनका? चलें जी, गुड। अब आ जाए आज के टॉपिक की जानिब। ये तो मैंने गलती थी जो बतानी थी आप सबको। आज हम जिस टॉपिक का आगाज करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है पार्ट 2 में से रिलेशन से। अब रिलेशन के जो टॉपिक हैं वो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे मौजूद है। ये देखें मेरे बच्चों, इसके अंदर जो हमने रिलेशनशिप कवर करने हैं उसके अंदर पाक ईरान रिलेशन, पाक अफगान रिलेशन, पाक यूएस, पाक इंडिया, पाक तुर्की, ये रिलेशनशिप है जो हमने कवर करना है। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉप ऑफ द लाइन, आपको पता है वो रिलेशनशिप जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर जारी बात है वो इस टाइम रूलिंग पावर है। तो उसके साथ रिलेशनशिप जौन सा है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। दैट इज रिलेटेड टू पाक यूएस रिलेशन। ठीक है, अब इस टॉपिक को सारी जो सा डाटा है वो भी हम आपको खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे जो फाइल है ये आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दी जाती है। जो न्यू स्टूडेंट उनके लिए बता रहा हूँ, इसके अंदर हमने तमाम तर मटेरियल जो सा वो एड ऑन किया है। सुकून से लेक्चर सुनो, उसके पॉइंट्स लिखते जाओ। ठीक है, बाद में इस फाइल को देखोगे, फिर आपको पढ़ने का मटेरियल भी खुद प्रोवाइड करेंगे और आपने उस जैसा जवाब अटेम्प्ट करना है जैसे आपको ये अदीला का मैं पेपर दिखा रहा था जो पहले स्क्रीन पे ओपन था। तो come towards the history of Pak-US relation. Pak-US relation immediately started after Pakistan came into being. जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया है उसी टाइम ही पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप की बुनियाद रखी गई है। ये बुनियाद ऐसे रखी गई है कि उस टाइम जो दुनिया थी वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। उस टाइम दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फेज ऑफ कोल्ड वॉर में थी। दो मेन पावर थी जो एक दूसरे के आमने सामने थी। वन वॉज नेम दैट कैपिटलिज्म एंड सेकेंड वॉज नेम एज कम्युनिज्म। ये दो आइडियोलॉजीज थी, एक यूएस की तरफ से एक यूएसएसआर की तरफ से, जो एक दूसरे के आमने सामने थी। ये जो दो आइडियोलॉजीज थी ये अपनी इन आइडियोलॉजीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंट्रीज को अपने साथ अलाइन कर रही थी। अब पाकिस्तान 1947 में जब केम इनटू बीइंग, तो उस टाइम अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन थे। इधर पाकिस्तान ज्वाइन द ग्रुप ऑफ रशिया और ज्वाइन द ग्रुप ऑफ America in this arena of Cold War. Firstly, Pakistan decided to move towards Russia because रशिया के साथ बहुत सारी चीजें आपकी सिमिलर थी। रशियन आइडियोलॉजी जिसका नाम कम्युनिज्म था, वो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी क्या कहती थी? कम्युनिस्ट का जो बेसिक आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि जो कंट्री है उसके ऊपर तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो उसके रिसोर्सेज की, वो पेरेंट स्टेट पे करेगी। जस्ट लाइक अगर रशियन ब्लॉक को पाकिस्तान ज्वाइन करता है तो अंडर द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म रशिया विल बी रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ईच एंड एवरी पीपल दैट आर इन देयर ब्लॉक इन अदर कंट्रीज। ये जो रेड पार्ट है ये सारा उस टाइम रशिया का था। तो पाकिस्तान एक न्यूली स्टेट थी, बहुत सारे मसाइल थे, तो पाकिस्तान के उस टाइम जो ऑप्शंस मौजूद थी उनमें से रशिया की ऑप्शन इसलिए बेहतर लगी कि अगर रशियन ब्लॉक को आप ज्वाइन करते हैं तो रशिया विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फूड एंड every necessity to each and every people. So at that time Pakistan first decided to move towards the Russian bloc, but after even deciding, Pakistan again turned his back and moved towards America. ये कैसे हुआ? Because as a newly born state उस टाइम पाकिस्तान की बहुत सारी जरूरियात थी। उन जरूरियात में से सबसे जो बड़ी जरूरत थी वो थी सिक्योरिटी की। अगर आप रशियन ब्लॉक की बात करें तो नो डाउट कि रशियन ब्लॉक जो था वो आपको फूड सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर रहा था, पॉवर्टी एलिवेशन में इसका काम होना था, बट जो उस टाइम असेसमेंट की जा रही थी वो यही की जा रही थी कि जो अमेरिकन ब्लॉक है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रशिया, सो पाकिस्तान टर्न इट्स फेस टुवर्ड्स अमेरिका। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप का आगाज हुआ। सो पाकिस्तान अमेरिका के अगर आपने रिलेशनशिप समझ रहे हैं हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में, तो आप मेरे बच्चों इस रिलेशनशिप को 4 फेजेस में पढ़ें तो आपको इजीली समझ आएगा। फर्स्ट फेज था आपके इस रिलेशनशिप का 1947 से लेकर 1960s तक का। 1965 में आपकी वॉर हुई है इंडिया के साथ। दिस वाज द टाइम व्हेन अमेरिका वाज सपोज्ड टू सपोर्ट यू, बट अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग यू, पाकिस्तान वाज अलोन एंड अमेरिका वाज, you can say,
प्रमोटिंग एन अदर ब्रेन चाइल्ड जिसका नाम इंडिया था। तो इस टाइम पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो पाकिस्तान को फिर उसका कोई फायदा नहीं। और उसके साथ साथ अमेरिका ऑलरेडी क्योंकि इंडियन ब्लॉक में जा चुका था तो पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शन ही ना थी। तो यहाँ से जो 1965 से फिर ये आपका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है, ये आपका जाता है 1979 तक। ये वो फेज था जब आपका रिलेशनशिप खास वार्म रिलेशनशिप नहीं था, खास स्टेबल रिलेशनशिप नहीं था। यू वर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल एंड द टाइम व्हेन यू नीडेड इन द यूएस was not present with you. So finally this was the phase of relaxation, or you can say this was the phase of you can say downward trend of relationship. इसके बाद जनाब एक फेज आता है 1979 से 1987 तक का। उसको ज्यादा ये समझ लें कि 1991 तक समझ लें आप। ये जो फेज है ये वो फेज था जब अफगानिस्तान में रशिया पहुंच चुका था, यही कम्युनिस्टिक ब्लॉक, और अमेरिका ने डायरेक्टली ये फैसला किया था कि अब वो इस कोल्ड वॉर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे और रशिया को हराएंगे। तो एट दैट टाइम एज अमेरिका नीड्स पाकिस्तान एंड पाकिस्तान वाज अगेन द अनडेवलप्ड और अनस्टेबल स्टेट, और पाकिस्तान को कोई अच्छी ऑफर दे, कोई अच्छी एड दे, तो पाकिस्तान वाज प्रेजेंट टू ज्वाइन दैट ब्लॉक। सो एट दैट टाइम पाकिस्तान ज्वाइंड अगेन यूएस ब्लॉक। और उस दौरान क्योंकि अमेरिका को आपकी जरूरत थी, अमेरिका को चाहिए था कि पाकिस्तान उसके साथ हो, तो ये टाइम वो था जब फिर से आपके ऊपर बहुत सारी मेहरबानियां शुरू हो गई इन द फॉर्म ऑफ in the form of assistance, in the form of you can say advanced weaponization. In return what you provided is, जिसको आप आज तक भुगत रहे हैं, आपने अफगान वॉर में बिला वजह पार्टिसिपेट किया और आपने यहाँ पे सेक्टेरियनिज्म को फैलाया, आपने यहाँ पे फिरका वारियत फैला के मुजाहिदीन के नाम पे यानी कि इस्लाम के नाम को यूज करते हुए यहाँ से मौलवी प्रोड्यूस किए जिनका काम ये था कि उन्होंने जहाद करना है और अल्लाह के राह में शहीद हो जाना है। बट उस जहाद का फायदा ये हो रहा होता था कि अमेरिका पे कर रहा होता था और आप क्या कर रहे होते थे कि अमेरिका की उस वॉर का हिस्सा थे जो कि वो रशिया के खिलाफ लड़ रहा था। इसके बाद जनाब जो आपका फेज आता है 1991 से लेके 2001 तक, 9/11 का जब इंसिडेंट होता है, ये अगेन वही फेज है 1991 में, क्योंकि रशिया पूरी तरह टूट चुका था, अमेरिका सुपर पावर बन चुका था। तो अगेन आपसे अमेरिका ने अपनी राहें जुदा कर ली क्योंकि अमेरिका ने ये समझा कि अब उसको फिर आपकी ज़रूरत नहीं है। तो 1991 पे फिर 1998 मई में आपने जब अपने न्यूक्लियर वेपन्स के जो उनसे अनाउंसमेंट की, उस टाइम अमेरिका ने आप पे बहुत सारी सैंक्शन इम्पोज की, आपके अगेंस्ट किया। बट 2001 में इंसिडेंट होता है फिर आपके 9/11 का। उसके बाद फिर अमेरिका को कोई ऑप्शन नजर नहीं आई पाकिस्तान को दोबारा से अपने साथ अलाइन करने की। सो बुश ने पाकिस्तान में उस टाइम मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी और क्लियरली ये कहा कि इधर यू आर विद अस और नन, कि आप या हमारे साथ हैं या है ही नहीं। तो अगेन पाकिस्तान ने अपने रिलेशनशिप को रिस्टोर किया यूएस के साथ, और 9/11 के बाद अभी तक की जो रिलेशनशिप है वो वॉर ऑन टेररिज्म जो 20 साल जारी रही है, उसके अंदर भी उतार चढ़ाव आता रहा है। कंडीशन बेस आपको एड दी जाती रही है कि आप काम करेंगे तो आपको एड मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। ड्रोन अटैक्स आपकी जमीन पे हुए हैं, टेररिज्म के नाम पे आपके बहुत सारे मासूम लोग मारे गए हैं, ये सब के बदले अमेरिका ने आपको क्या दिया है? सिर्फ एड। और इस एड के लिए आपने अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन भी किया, और आपने अभी तक भी अगर आप देखें तो यू आर नॉट अ स्टेबल कंट्री एंड यू आर नॉट अ वेलफेयर स्टेट बिकॉज you are standing against your people when you are getting some good opportunity, even आप लोग अपने जो उनसे लोगों को बेचने पे तैयार होते हैं। तो ये इन शॉर्ट समरी थी आपके रिलेशनशिप की। अब आगे हम इसको फॉर्मली 1-on-1 फेज में इन डिटेल पढ़ेंगे। यहां तक मुझे बताओ, कुछ पूछना चाहो? नो सर, ऑल इज क्लियर। वेरी गुड। बाकी लोग बेटा ये पैटर्न कैसा लगा आपको? रिलेशनशिप की पहली क्लास ही है सबकी मेरे साथ, पुराने स्टूडेंट्स। That's outstanding. गुड।
इसमें सिर्फ ये मैंने किया बेटा, इन जो आपको सारा डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर मैं आपको किसी बुक में ये देता ना आपको इस तरह पढ़ने के लिए, तो आपसे कभी भी नहीं होना था। इसमें देखिए आपको पहले राइट, मैं ना इसको खासा पढ़ने की ना कोशिश करी थी, अभी कुछ टाइम मैं खासी बिजी थी तो मैंने सोचा कोई बुक वगैरह ले लूं जिसमें ये टॉपिक्स वगैरह मेरे कुछ कवर हो। एंड सर बाकी सारी चीजें ना सर से गुजर गई थी, कुछ नहीं समझ आ रहा था। जब मैंने आपकी स्क्रीन देखी हाँ थी कि आज हम तो ये ये बेटा, टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं खुश हो गई थी कि अब मेरा टॉपिक यहाँ अच्छा, से सीरियसली कंप्लीट हो जाएगा। असल में इकरा बेटा, ये टॉपिक वो हैं जिन पे पूरी पूरी किताबें लिखी हुई हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता कौन इतना स्टडी करे और कौन पढ़े। तो मैंने इसलिए वो समरी आपसे जो पिछले 10 मिनट में बयान की है, अब आप देखेंगे तो पूरा टॉपिक आपके फिंगर टिप्स पे चल रहा होगा जो फॉर्मली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट फेज 1, दैट इज फ्रॉम 1947 टू 1965। वही बात, पाकिस्तान में उस टाइम जो लियाकत अली खान थे, उन्होंने पहले जो सा था आपके रशियन ब्लॉक को ज्वाइन करना चाहा, बट उस टाइम आपको उससे बेहतर ऑप्शन अमेरिका की नजर आई, बिकॉज अमेरिका ने 2 अलायंसेस बनाए हुए थे जिसका नाम था सीटो सेंटो अलायंसेस। ये लिख लें, साथ साथ जो आपके फैक्ट्स होंगे मैं आपको लिखवाता जाऊंगा कि आपको पता होना चाहिए। सीटो सेंटो अलायंस, सीटो सेंटो अलायंस जो उनसे ये डिफेंसिव एग्रीमेंट थे, जस्ट लाइक अभी प्रेजेंटली नेटो है, नेटो इज ऑल्सो डिफेंसिव एग्रीमेंट, जिसका मकसद ये है कि नेटो के जो भी मेंबर कंट्रीज होंगे, अगर उनमें से किसी एक पे हमला किया जाता है तो सारी कंट्रीज जो मेंबर है उस पर मिलकर हमला कर देंगे। तो पाकिस्तान एज अ न्यूली बॉर्न स्टेट, पाकिस्तान वाज वरीड अबाउट द इंटरनल पॉवर्टी, जो कि यहाँ पॉवर्टी थी, गुर्बत थी, और उसके साथ साथ उससे बड़ा चैलेंज ये था कि इंडिया दोबारा हम पे हमला ना करते। तो अगर हम रशियन ब्लॉक को ज्वाइन करते कम्युनिस्ट एजेंडे के तहत, हमें रोटी तो मिल जानी थी, बट अगर इंडिया हम पे हमला करता तो कोई इस बात का सबूत नहीं था कि क्या रशिया हमारे साथ स्टैंड करता या नहीं करता। तो पाकिस्तान को उस टाइम अच्छी चॉइस जो नजर आई वो आपको नजर आई यूएस ब्लॉक की तरफ जाना, बिकॉज जैसे अब नेटो है, उस टाइम ये सीटो और सेंटो अलायंस थे जिसका पाकिस्तान को हिस्सा बनाया गया, और ये गारंटी दी गई कि अगर कोई आपको सिक्योरिटी थ्रेट आती है तो डोंट बी वरी, वी आर हियर विद यू, एंड एज अ joint venture we will attack on the country that is going to attack on you. So at that time there was an ease in relationship, cool in relationship between you and India. आप न्यूली बॉर्न स्टेट थे, इंडिया तैयार था आपके ऊपर अटैक करने को, बट ड्यू टू दिस बैलेंस ऑफ पावर, ये वर्ड लिख लें, बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर ये कहते हैं कि आप खुद तो कुछ नहीं है, बट इन एग्रीमेंट्स का हिस्सा बनने से आप पावरफुल हो गए, और यू आर एज पावरफुल एज यू कैन कम्पीट इंडिया इजिली। उसके साथ साथ आपको 3.2 बिलियन एड दिया, और उसके रिटर्न में जो उसने पाकिस्तान से कराया वो बड़ा भयानक था, जिसका नाम है U2 इंसिडेंट। U2 इंसिडेंट बेसिकली बेटा एक स्पा प्लेन था जो पाकिस्तान से यहां से उड़ाया जाता था और रशिया की जासूसी करता था। 1962 में रशिया में इस प्लेन को मार गिराया, और उसके बाद जब ये डिस्क्लोज हुआ कि ये प्लेन कहां से उड़ा था, तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा बदनामी हुई कि यू आर प्रोवाइडिंग योर होमलैंड फॉर योर इमीडिएट नेबर्स, कि आप उनके खिलाफ जासूसी करवा सके। इस इंसिडेंट के बाद जो उस टाइम के ऊपर अमेरिका का मकसद था वो पूरा हो गया। मकसद ये था कि अब पाकिस्तान उसके किसी काम का नहीं है, बिकॉज जो वो पाकिस्तान को यूज करके करना चाहता था वो उसका एजेंडा 1962 में नाकाम हो गया। ये वो प्लेन है जो यहाँ पेशावर से उड़ता था जनाब, यहाँ जासूसी करते थे, और यहाँ से चाहे वो आगे इधर यूरोप में ले जाते थे या वापस पाकिस्तान में ले आते थे। अब जब ये फेज आया तो उस टाइम पे अगर आप देखें, अगर आपने उस टाइम की रिलेशनशिप को पढ़ना है तो शाहिद अमीन इनकी एक राइटिंग है, फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड अप्रेजल, ये आप निकाल के पढ़ेंगे। इसी तरह बेटा जितनी रीडिंग्स है वो भी हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जनाब वो स्टेटमेंट थी जो पाकिस्तान को उस टाइम मिली, डू नॉट प्ले विद फायर जेंटलमैन, वी हैव रेड मार्क्ड पेशावर ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने आपको क्लियर कट थ्रेट किया कि इस
हरकत से बाज आ जाओ, नहीं तो हमने पेशावर को मार्क कर लिया, हमने पेशावर को उड़ा देना। तो खैर बहुत बेइज्जती हुई आपकी, और उस बेइज्जती के बाद आपको अमेरिका ने अकेला छोड़ दिया, जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे थे। और गोया कि आप सीटो सेंटो अलायंसेस का मेंबर थे। 1965 में आपकी वॉर हो रही थी इंडिया के साथ। जब सीटो सेंटो अलायंसेस के मेंबर हैं आप, तो क्या करना चाहिए था अमेरिका को? बताओ बच्चों। आपको सपोर्ट सर करना चाहिए था। सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया? इंस्टेड ऑफ उसने अपना सपोर्टिंग यू, मतलब, हाँ, उसने अपना मकसद निकाला, आपको बस सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ मिस आपको यूज सपोर्ट किया नहीं किया, आपका। उल्टा आपकी जगह वो उनको सपोर्ट कर रहा था, इंडिया को, जी सर। बिकॉज वो अपने वेपन इंडिया में सेल कर रहा था। सो दिस वाज द टाइम जब आपकी राहें टोटली जुदा हो गई। ठीक है, सीटो सेंटो अलायंसेस की मेंबरशिप भी झूठी साबित हुई। अमेरिका को अपना इंटरेस्ट नजर नहीं आया, तो उसने इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इस टाइम पे आपको धोखा दिया और आपको अकेले छोड़ दिया। ठीक है, फिर उधर इंडिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम स्टार्ट किया 1974 में। यहां पे आपने भी अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया 1976 में। इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाई गई, इंडिया को किसी तरह भी नहीं रोका गया, और आपके ऊपर स्मिंगटन लॉ इम्पोज कर दिया गया। ये स्मिंगटन लॉ क्या कहता था? स्मिंगटन लॉ ये कहता था कि एज पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियराइजेशन, और पाकिस्तान इज परसुइंग इट्स न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, सो व्हाट द पाकिस्तान इज कि पाकिस्तान का बाइकाट करे, पाकिस्तान से तिजारत ना करे। उन्होंने पाकिस्तान को एक तरह ब्लैकलिस्ट करवाने और गिराने की कोई कसर ना छोड़ी थी। अब इस टाइम के ऊपर अगेन ये वही टाइम था जब पाकिस्तान का क्रूशल तरीन वक्त था, जो 1965 में जिसका आगाज हुआ है, और ये चलते चलते 1979 आ गया। 1979 में जनाब क्या होता है कि आपका अफगानिस्तान जौन सा है, ये स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर बन जाता है। कोल्ड वॉर मैं पहले बता चुका हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए फिर बता देता हूँ। कोल्ड वॉर ऐसी जंग को कहते हैं मेरे बच्चों, जो दो कंट्रीज के दरमियान हो, और वो अपनी जगह पे ना लड़े बल्कि किसी तीसरी जगह पे जाके लड़े, और हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का। तो यहाँ पे क्योंकि जंग अमेरिका और रशिया के दरमियान थी, बट द स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर वाज इन अफगानिस्तान। इसको प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है। वो बता सकता है प्रॉक्सी वॉर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जिन दो लोगों के दरमियान में लड़ाई हो रही होती है वो चुप होते हैं, वो अपनी जगह किसी तीसरे बंदे को एज एक्सीलेंट, वो यूज करते हैं। एक्सीलेंट। तो उन्होंने अपनी आर्मी भेजी थी, लेकिन क्या थे कि वो चुप करके सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और उसके साथ साथ आप जो थे वो फ्रंट लाइन पे उनके जगह पे लड़ रहे थे। सो जी दिस सर। वाज द टाइम व्हेन यू डायरेक्टली participated in the war that was not for you। 1979 में अगेन अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ मुंह किया। पाकिस्तान अगेन वही फिर से अपने दरवाजे उसने फ्रेंडशिप के लिए खोल दिए कि अमेरिका हमारे पास आ रहा है, उसके बदले हमें पैसे दे रहे हैं, और हमने क्या करना है, हमने अपनी जो सैंक्शंस है उनको वेव ऑफ करवा लेना है, जो स्विंटन लॉ में लगी थी। उसके साथ साथ आपको एक दफा $3.5 बिलियन मिला, एक दफा आपको $4 बिलियन की एड मिल गई। आपसे वो क्या चाहते थे कि आपने इस्लाम के नाम को मिस यूटिलाइज करना है, पाकिस्तान में फिरका वारियत को फैलाना है। ज़िया दौर में देखें, ये कई फिरके वो जिनके नामो निशान पाकिस्तान में नहीं थे, ये सारे ज़िया दौर की पैदावार है। और क्या करना है आपने जनाब? लोगों को कहना है कि जहाद करो, जन्नत में जाना है, और ये जहादी आपने प्रोड्यूस करके बेसिकली कहाँ भेजने? अफगानिस्तान में अमेरिका से पैसे लेने, और आपने उनको रशिया के खिलाफ लड़ा रहे होने। आपको उन्होंने वेपन दिए, आपको उन्होंने एड दी, आपने इस्लाम के नाम को मिस यूटिलाइज किया। यू डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन द वॉर दैट वाज नॉट फॉर यू। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि 1979 में इस वॉर का आगाज हुआ, और इस वॉर जिसको गुरेला वॉरफेयर कहते हैं, पाकिस्तान की मदद से अमेरिका इसको 13 साल लड़ता रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1979 से 1991 तक। और ये जब इतनी प्रोलॉन्ग वॉर हुई है, गुरिल्ला वॉरफेयर, इससे हुआ क्या कि रशिया जो था वो इतना कमजोर हो गया कि वो उसके साथ जो एलाइन कंट्रीज हैं उनको फंड नहीं कर सक रहा था। बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कम्युनिज्म का क्या मेन एजेंडा था कि जितने भी कंट्रीज कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही होंगी, रशिया विल बी रिस्पॉन्सिबल टू check out or you can say fulfill their economic needs. But unfortunately, here at the place, when 13-year long warfare carrying a lot of cost, again उस टाइम पे फिर रशिया इस काबिल नहीं रहा कि वो जो उसके साथ बाकी पार्टनर कंट्रीज हैं उनको फंड कर पाए। तो हुआ क्या जनाब कि
पाकिस्तान के पार्टिसिपेट करने की वजह से उस टाइम के ऊपर रशिया टूटता है और कोल्ड वॉर का इख्तिताम हो जाता है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मार्ज वजूद में आता है, जिसके अंदर एक सुपर पावर उस टाइम डिक्लेयर होती है तमाम स्टेट्स के ऊपर, दैट वाज अमेरिका। यहां तक कोई इशू समझ आई या नहीं ये फेस की? नो सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इतना आसान काम है, रिलेशन का बच्चों देख लो, अगर वो करवाने वाला हो तो ऐसे होता है। तो फिर मेरे बच्चों क्या हुआ कि जब जो अमेरिका है वो उस टाइम 2001 में उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि अमेरिका जो है वो उस टाइम ओनली सुपर पावर है, जिसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा मजबूत है, जिसके पास न्यूक्लियर स्टॉक पिल सबसे ज्यादा है। और जनाब ये वो फेज था जब अमेरिका को फिर पाकिस्तान की कोई जरूरत नजर नहीं आई और 1991 में उसने फिर पाकिस्तान से अपनी राहें जुदा कर ली। 1991 से लेके 1998 तक कुछ हालात ऐसे रहे कि अमेरिका ने आपको को खास मुंह नहीं लगाया, बट 1998 में जब आपने अपने न्यूक्लियर वेपन को एक्सप्लोर किया 28 मई, तो जनाब हुआ क्या कि इस टेस्ट के बाद आप पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाना शुरू कर दी। वही डिक्टेटर जिसको अमेरिका बहुत पसंद करता था, आपके ऊपर फिर सैंक्शन लगाई, डेमोक्रेटिक सैंक्शन आप, और 1998 के टेस्ट के बाद आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगाना शुरू कर दी कि इनसे कोई तिजारत भी ना करे। यानी कि उन्होंने हर हद्दुल इम्कान तक ये कोशिश की कि पाकिस्तान को एक डिस्ट्रक्टिव फेल्ड स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इतना इशू क्या है अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन से? अगर वो कंट्री न्यूक्लियर वेपन ले लेगा तो उसका अमेरिका को क्या नुकसान है? कोई बता सकता है? सर उन्हें इस बात का भी खौफ था कि अगर ये लोग दूसरी जंग में पड़ गए हैं तो ये हमारे खिलाफ भी जा सकते हैं। अगर इनके पास थोड़ी सी पावर होगी, इन्हें Excellent, अपनी very very एबिलिटीज good का पता राबिया। चलेगा। राबिया वेरी गुड। राबिया बैकग्राउंड क्या है आपको बेटा? किस सब्जेक्ट की डिग्री है आपकी? जूलॉजी। जूलॉजी की तैयारी करती रही हो पहले? नहीं सर। अच्छा, फिर मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप, अखबार वगैरह पढ़ती रही होगी, उसका असर नजर आ रहा है। सर अखबार नहीं पढ़ती, बस कभी कभार न्यूज सुन लेती हूँ। हाँ, वो इंटरेस्ट कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। बेसिकली जी था सर। क्या मेरे बच्चों कि आप जब न्यूक्लियर वेपन को कंट्री गेन कर लेती तो बैलेंस ऑफ पावर हो जाता है। वो एक मजाइल, ऐसा मजाइल है कि आपके पास रोटी है या नहीं है। एक नॉर्थ कोरिया, छोटी सी कंट्री, अमेरिका को किस बेस पे आंखें दिखाता है कि नॉर्थ कोरिया ने भी लॉन्ग डिस्टेंस बैलिस्टिक मिसाइल गेन कर लिया था, जो नॉर्थ कोरिया से मारता तो पूरा अमेरिका तबाह हो सकता था। तो इस एजेंडे के तहत अमेरिका हर उस कंट्री पर सैंक्शन लगाता है जो न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाता है। बट फिर 9/11 2001 आ जाती है जनाब। क्या होता है 9/11 2001 में? याद है? छोटे छोटे बच्चे हो गए उस टाइम आप। 9/11 सुना तो हुआ है ना? अटैक हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो इशू था वो हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर एक प्लेन मारे गए थे। अब इसके ऊपर भी डिफरेंट मिस्ट्रीज है। उन्होंने इसका जो सा था वो इल्जाम अलकायदा पे लगाया। अलकायदा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल की कि हमने ये किया है। बट अब ये कुछ ऐसी रिसर्चेस भी आ रही है, अमेरिका ने खुद ही करवाया। ठीक है, खैर इस चीज को इशू बनाते हुए उन्होंने जनाब दोबारा से एक हमला उन्होंने अपना इराक पे करना चाहा, और दूसरा उन्होंने अफगानिस्तान में जब देखा कि अलकायदा के जौन से यही लोग हैं ये मौजूद है तालिबान, तो हमने इनके खिलाफ जौन सा है अब ऑपरेशन करना है। यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है कि तालिबान थे कौन? कौन थे ये तालिबान? सर ये इनके अपने ही बनाए हुए नहीं थे जो एक्सीलेंट, ये कोल्ड वही वॉर थे। वेरी गुड, जो कोल्ड वॉर में जिनको ये मुजाहिदीन कहते थे। ठीक है, अब ये लोग फ्री हो चुके थे, अब इनको डॉलर नहीं दिए जा रहे थे, उनके पास अमेरिकन असला था, उनके पास अमेरिकन ट्रेनिंग थी, और उन्होंने उसका बदला लेने के लिए अमेरिका पे अटैक किया। अब जब वो अमेरिका पे अटैक कर रहे हैं तो पाकिस्तान की जरूरत उसको फिर से पड़ गई। दिस इज द इंपॉर्टेंस, और यू कैन से दिस इज द जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, कि जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से, आपकी जियोग्राफी की लोकेशन की वजह से पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान ना होता तो ना ही वहां पे जो सा यूएस आपकी कोल्ड वॉर जीत सकता था, और ना ही आपकी ये जो आपकी वॉर ऑन टेररिज्म है ये लड़ सकता था। तो अगेन पाकिस्तान ने फिर बेवकूफी पे बेवकूफी और उसके ऊपर फिर बेवकूफी की।
दूसरी बात मैं एक और आपको बताऊं, एक चीज खुद नोट करके देख लें कि जिस दौर में भी आपके अमेरिका से रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं ना, अमेरिका यहाँ पे आमरीयत लेके आया है, डिक्टेटरशिप लेके आया है, उसने फौजी हुक्मरान बिठाया है, डेमोक्रेसी को फारग कराया है कि जो हम कहें उसको यस सर हो, कोई उसके ऊपर कोई पार्लियामेंट ना हो, कोई लॉ मेकिंग ना हो, कुछ ना हो। ऐसा है या नहीं है? सर ऐसा ही है। कोल्ड वॉर थी तो ज्यादा था, सेक्टेरियनिज्म फैला, फिरके बने, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाया गया, ठीक है, 100 नुकसान आपके अपने हुए। उसके बाद जनाब आपकी वॉर एंड टेररिज्म शुरू हुई, तो उस टाइम मुशर्रफ को ला के बिठा दिया गया, और मुशर्रफ को क्या कहा गया, इधर यू आर विद अस और नन, या जो हम कहते हैं वो करो, नहीं तो आप हो ही नहीं। सो अगेन पाकिस्तान डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट मुस्लिम, अगेंस्ट देयर ओन पीपल, जो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। जस्ट इन रिटर्न आपको क्या मिला जनाब, आपको मिलने शुरू हो गए डॉलर, ठीक है। आपको जनाब खुले आम जब डॉलर आने शुरू हो गए हैं, और ये आपकी जो एड है, ये आपके सामने उस एड की सारी डिस्क्रिप्शन है। 33 बिलियन डॉलर जौन सा है, ये एड आपको मिली है 2001 से लेके 2016 तक। इसके अंदर 7.5 बिलियन डॉलर वो है जिसको कैरी लूगर बिल का नाम दिया गया था। दिस वॉज अ कंडीशन बेस्ड एड, ये नाम लिख लो, कैरी लूगर बिल, आगे ब्रैकेट में लिखना है कंडीशन बेस्ड एड। कंडीशन बेस्ड एड मीन कि आप ये काम करोगे तो आपको ये पैसे मिलने, नहीं तो नहीं मिलने। इसमें हकानी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन था, हकानी आपको कुछ भी नहीं कह रहे थे, आपके अपने थे, केपीके के थे, आपने जनाब उनके खिलाफ भी जो से ऑपरेशन शुरू कर दिए। उसके बाद आपके ऊपर जो सैंक्शन इम्पोज की गई थी बिकॉज ऑफ न्यूक्लियराइजेशन, वो उठा ली गई, और आपको मेजर नॉन नेटो स्टेटस दे दिया गया। क्या ये फिल्में सारी वो नहीं थी जो आपके साथ 1947 में कमिट करके आपको धोखा दिया गया था? एग्जैक्टली सेम एज। वही है ना, और जी यही सर। 1979 में आपसे करके फिर आपको धोखा दिया गया था, जी सर। और वही हरकत आपने फिर 2001 में कर ली, ठीक है। पाकिस्तान को डॉलर मिलते गए, सर जब बेवकूफों की ठीक है। हुकूमत लेके इन आएंगे तो डॉलर्स में आपने बेवकूफियां क्या तो किया, होंगी। आप बेवकूफ़ी होगी, ऐसी होगी ना, तो ऑब्वियसली तो ये जो आपको उसने फिर जो आपने उसको बेरब किया है, ये फिर बहुत बड़ी तबाही बन के सामने आया। और ये तबाही कैसी थी, ये तबाही ऐसी थी मेरे बच्चों की जिसको आज तक ओवरकम नहीं किया जा सका। आपके अपने लोग ही मरे, आपने अपनी जमीन पे उनको वो जो थे ड्रोन अटैक्स उनकी इजाजत दी, 1400 ड्रोन अटैक आपकी अपनी जमीन में हुए, ये भी ड्रोन अटैक की फिगर आगे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आपके अपने लोग ही मरे, आपके अपने लोग आपके अगेंस्ट खड़े हुए, उन्होंने खुद कुछ हमले किए आपके ऊपर ही, बिकॉज यू ज्वाइन हैंड विद देम, जो उनके दुश्मन थे आपके तो कुछ भी नहीं थे। और ये अंग्रेज का ही फॉर्मूला है ना कि द फ्रेंड ऑफ एनिमी इज योर एनिमी एंड द एनिमी ऑफ फ्रेंड अगेन योर एनिमी, ठीक है। तो अमेरिका एक तरफ तो आपके लोग मार रहा था, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के साथ उसके ग्रेवियंसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे। जो उसके शिकवे शिकायतें हैं वो अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जौन सी थी वो शिकायत ये थी, डू मोर, वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं था। अभी भी वो कहता था कि आपकी पॉलिसी, आपने कुछ लोगों को गुड तालिबान डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि जिसके साथ आपको कोई अग्रीमेंट हो जाता था कि आपको वो नुकसान, हमने आपको पैसे नहीं देने, ठीक है। अब उस टाइम पे देखें तो पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम लगे थे वो कोटेशन ये है, डबल गेम का पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा, ठीक है। उसके अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड मिलिट्री अनविलिंग टू कन्फ्रंट टेररिस्ट, ये इल्जाम आप पे लगा। मोस्ट डेंजरस बैड गाइज ग्रुप, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये इल्जाम आपके ऊपर लगा कि आप उन सारों को कैरी कर रहे हैं। यानी कि इन शॉर्ट वो आपसे चाहते क्या थे कि आप अपने जो पख्तून है ना इनको तो खत्म ही कर देना। और हुआ क्या जनाब कि जो लोग दहशतगर्द नहीं भी थे वो भी दहशतगर्द बन गए, और उन्होंने आपके ऊपर फिर रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। ड्रोन अटैक दैट वाज अगेंस्ट योर सॉवरेनिटी, दैट वाज बेसिकली अगेंस्ट योर ओन नेशनल इंटरेस्ट, आपने उनको अलाउ किया, उसके बदले आपको डॉलर मिलते थे। और ये 2014 तक आपके ऊपर जो ड्रोन अटैक हुए उनकी तादाद ये है, मैक्सिमम जोन से हैं वो इस लिमिट तक गए हैं। आगे खुद आप देख लें कि आप क्या क्या हालात हुए, और आप
आपने कितने लोग अपने मरवाए इन ड्रोन अटैक्स। सो इसके रद्दुल जो था, एक और ऐसा ऑपरेशन था, क्या नाम, ज़रब आज़म और रद्दुल फसाद, वो आपने कंडक्ट किए। जो लोग अपने बच्चे मारे जाने की वजह से टेररिस्ट हो गए थे, आपने फिर उनको मारा, कॉमिंग ऑपरेशन किया, फिर जाके आपकी इस टेररिज्म से जान छुटी। अब जब आपके लोग ही खड़े होकर ये कहेंगे, ये आपके सामने प्ले कार्ड नजर आ रहे हैं कि मुझे ड्रोन ने यतीम बनाया है, ये बच्चे को दहशतगर्द थे जिनको आके ड्रोन लग रहा था। कोई एक अगर तालिबान मरता था तो 20 ऐसे बच्चे साथ मर जाते थे, उसका जिम्मेदार कौन था? तो क्या ये सबसे बड़ी गलती नहीं थी जो आपने की है? यस और नो? यस सर। और इसके बावजूद जो मजे की बात है कि इस सब के बावजूद भी मेरे बच्चों, अमेरिका आपसे खुश नहीं था। अब ये फेस चलते सर सॉरी मैंने आपकी बात को इंटरप्ट आप किया। वो खुश तो था लेकिन वो ये चाह रहा था कि आप उसके सर पे ना चढ़े, उसका काम हो गया था, उसने आपको साइड तो करवाना था ना। नहीं रबिया बिल्कुल भी खुश नहीं था वो। सर वो ये शो खुश कर वो रहा था कि इसलिए वो नहीं खुश था, नहीं है। देखें उसका मकसद तो जो था वो तो पूरा हो गया था। उसने जो नहीं वार शुरू की वो देखिए, कहीं ना कहीं मकसद खत्म पूरा हुई। उनका भी नहीं हुआ। अभी अभी वो और भी चाहते थे, अभी वो आपसे और भी चाहते थे। बेसिकली व्हाट दे वांट इज, वो ये चाहते थे कि आपका जो ये पख्तून बेल्ट है आपसे वैसे ही अलग हो जाए, आप इन लोगों को तबाह कर दो। ठीक है, उनको मेन प्रॉब्लम ही ये थी कि आपके ये लोग अब आपकी फेवर में नहीं है, आपसे मुराद उनकी फेवर में नहीं है। उनको ये था कि इनको वैसे ही खत्म कर दो। फिर इस टाइम जो इंसिडेंट हुए हैं, ये रेमंड डेविस इंसिडेंट, इसने यहाँ माल रोड के ऊपर 2 लड़कों को मोटरसाइकिल के नीचे दे के मार दिया था, और यहाँ पे विदाउट एनी जो है कोई लीगल कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ, फिर उसको बाहर बुला लिया गया, वो आजाद फिरता रहा। एबटाबाद में 2011 में ऑपरेशन कंडक्ट किया गया अगेंस्ट उसामा बिन लादेन। आपको पता भी नहीं है, शो आपने भी यही करवाया कि आपको नहीं पता, वल्लाह इल्म आपको वाकई नहीं पता था, या आपको पता था और आप कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो आए हैं, उन्होंने यहाँ ऑपरेशन कंडक्ट किया है, बंदे मारे हैं, मार मूर के साथ ले गए। अगेन आपकी उसमें जो है नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सॉवरेनिटी जो सी है वो उसको उन्होंने चैलेंज की है। ठीक है, इसी तरह जो है मुख्तलिफ जगह के ऊपर डायरेक्टली जब अटैक किया जाता रहा, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो नेटो की यहाँ से एड गुजर रही होती थी उसको भी टारगेट किया जाना शुरू कर दिया इन टेररिस्ट की तरफ से, इनको सो कॉल्ड टेररिस्ट आप कहते थे, बिकॉज व्हाट दे वांट इज, वो टारगेट करना चाहते थे कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाना। अल्टीमेटली 2017 के बाद खासतौर पे जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, ठीक है, आपने हुआ क्या जनाब कि उस टाइम आपने उनसे हाथ खड़े कर दिए, भाई हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, ये इश्यूज जो थे कि उनके अभी तक ग्रेवियंसेस वो थे जो आपने फुलफिल नहीं किए। ईरान के साथ वो कहते थे अपनी पाइपलाइन नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियराइजेशन खत्म करो, अफगानिस्तान जो है इसको साथ बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ। ठीक है, हाफिज सईद को मारो, डॉक्टर शकील का केस जो था, गवादर इशूज, ये सारे ग्रेवियंसेस थे जो आप उनके फुलफिल नहीं कर रहे थे। जब इमरान खान आया, इमरान खान ने अगेन उनको आंखें दिखाई हैं, उनको इमरान खान कबूल नहीं था, लेकिन इमरान खान की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो ठीक थी कि वी विल प्रोस्यू आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट एज एन इंडिविजुअल कंट्री। जब ये फेज मेरे बच्चों आया है तो अगेन अगर आप देखें तो 20 साल वहां अफगानिस्तान में रहने के बाद अल्टीमेटली हुआ क्या है कि वहां से अमेरिका को अपने लोगों को निकालना पड़ा है। अमेरिका कामयाब नहीं हुआ वहां पे जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान थे उन्हें मारने पे, अगेन वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट आई है। ठीक है, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान ने स्टेप बैक किया है। अगर पाकिस्तान उनके साथ पूरी सपोर्ट करता तो फिर उनको खुश होना था, जब उनका मिशन अचीव होना था वो चाहते थे कि इनका वैसे ही सफाया कर दिया जाए। आप समझे बात या नहीं समझे? जी सर। ठीक है, सो दिस वाज द स्टेटस ऑफ योर पाक यूएस रिलेशन। नाउ कम टुवर्ड्स प्रेजेंट स्टेटस। ये ज़रबे अज़ब ये आपको सारा बता चुका हूँ, जो कुछ हुआ ये आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। अब अगर प्रेजेंटली स्टेटस देखें तो आपकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, जो इमरान खान की थी, जो प्रॉपर जिसका टाइम फ्रेम चल रहा था, उस गवर्नमेंट ने अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात की, उस गवर्नमेंट ने अपनी नेशनल सॉवरेनिटी की बात की, उसने अपने लोगों के हकूक की बात की, और उसने अमेरिका को क्लियर कट के जवाब दिया कि हम आपकी किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। यही रीजन थी कि उन्होंने पाकिस्तान से उस गवर्नमेंट को उड़ा फेंका, बिकॉज अगेन दे नो वेरी वेल कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चाइना को दे रहा है तो चाइना प्लस पॉइंट पे जा रहा है, अगर ये अमेरिका को दी थी तो अमेरिका इसको हेल्पफुल, इस हद तक हेल्पफुल साबित हुई कि उसने इस जगह को यूज करते हुए, यानी कि पाकिस्तान को यूज करते हुए अफगानिस्तान से रशिया का खात्मा कर दिया। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर पाक यूएस रिलेशन।
तो आई होप कि कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी और कुछ रह नहीं गया होगा। अब आपकी बारी है सवालों की। टॉपिक क्लियर? यस सर। मुश्किल तो नहीं था? नो सर, इजी था, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। ये आप खुद पढ़ते तो बहुत ही मुश्किल होना था बेटा, क्योंकि इसके लिए ऑब्वियसली करंट अफेयर तो ऐसा सब्जेक्ट है कि एक एक टॉपिक के ऊपर पूरी पूरी आपकी पीएचडी हो जाती है, ऐसे टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, तो ये रिसर्च बेस्ड तमाम मटेरियल हम आपको खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ जो कुछ आपने पढ़ना है उसके लिए लिंक भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हर चीज मुकम्मल आपको प्रोवाइड करना हमारा काम है। न्यू स्टूडेंट्स कौन कौन मुझे नजर आ रहे हैं? अक्सा, एक नाम लर्नर नजर आ रहा है, राबिया। बच्चों कोई सवाल आपका? नो सर, ऑल इज क्लियर। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। चलें, अब आपका जब ये आपको जो सा है एनरोलमेंट अपनी आप करवा लेंगे, ये सारे नोट्स सारा डाटा जो से आपको साथ साथ मिलता जाएगा। ठीक है, जी सर। क्लास आपकी रिकॉर्ड है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है ठीक है वो बेटा इसकी रिकॉर्डिंग भी लें। ठीक है, और रिकॉर्डिंग की बेस के ऊपर उसके बाद कोई और सवाल हो तो आप लोग हर अपना रेलिवेंट टीचर, जिस तरह की मेरा सब्जेक्ट है, आप मुझसे रिकनेक्ट भी कर सकते हैं, जो कुछ पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। अब कोई सवाल कोई चीज समझ में ना आई हो? सादिया? अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज जो क्लियर करना चाहूंगा कि ये जितनी मैंने हिस्ट्री आपको बताई है, अगर पेपर में एक सवाल आता है वाई पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट फॉर यूएस इन contemporary arena discussed in context of CPEC। दोबारा सवाल उर्दू में सुन लें कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है इस मौजूदा हालात में, इसको CPEC के हवाले से इस पे बहस करें। इसका जवाब आप कहां से लिखना शुरू करेंगे? बताओ। 1947 से? सर स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान से। एक्सीलेंट। आप इसको शुरू करेंगे स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान से, और आप उसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे जो प्रेजेंट चल रहा है। वहां पिछली बातें नहीं करेंगे कि 1965 में ये हुआ या 1947 में ये हुआ और 1990 में ये हुआ। रेफरेंस के लिए को थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे, बट वो अलग हेडिंग्स बना के आप नहीं लिखेंगे। बात समझे या नहीं समझे? जी सर, समझ गए। गुड। और पेपर भी मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम है अभी 5 मिनट आपकी क्लास का। बेटा यही हमारा पैटर्न होगा, ये देखें, ये सारे वो नोट्स हैं हर टॉपिक के जो कंप्लीट हमने आपको प्रोवाइड करने। ठीक है, अब हमारे पुराने स्टूडेंट्स के अगर पेपर में देखता हूँ, अगर इसी टॉपिक का कोई पेपर मिल गया तो आपके ऊपर बहुत ही मजे का काम हो जाना है। सर एक्सक्यूज मी, जी जी। मैंने आपको जो अभी टेस्ट सेंड किया था ये गर्ल्स एजुकेशन पे, जी बेटा मैं खोल लेता हूँ वो भी, उसमें मुझे मिस्टेक्स बता देना। मैं अभी बता देता हूँ बेटा। अभी मुझे सेंड किया है जी ऑन द लीव ने। अच्छा, और किसी ने को राइटअप चेक करवाना है तो वो भी मुझे सेंड कर लो। अच्छा बेटा, हमारा जो आपका जो है क्लासेस, इसमें जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मेंशन कर दूं, आपका बेटा हर हफ्ते में एक दिन टेस्ट डे होता है। ठीक है, हर महीने के बाद आपके 3 से 4 दिन का टेस्ट सेशन डे होता है, जो आपके मंथली टेस्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, हर चीज आपको लिखवाई जाती है, लिखवाने के बाद आपको हर टीचर इंडिविजुअली आपके पेपर देख के गलतियां बताता है, जिस तरह मैं आपके सामने स्क्रीन को ओपन कर रहा हूँ। हमारा हर स्टूडेंट जो है वो हमसे इन टच होता है हर टाइम, जिस टाइम उसको कोई गाइडेंस रिक्वायर्ड हो, वी आर ऑलवेज हेयर। और अल्हम्दुलिल्लाह यही रीजन है कि पाकिस्तान का कोई इदारा ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन सेटअप ऑन कैंपस से बेहतर लेके चल रहा हो। जी बच्चों, आपको और अपना एक्सपीरियंस
स्क्रीन शेयर करना चाहो। अक्सा एंड सादिया न्यू स्टूडेंट से पेपर में आपको ओपन करो। अंदलीब आप भी जरा इन्हें बताएं कि हम कैसे काम करते हैं और क्या कुछ सीखा आपने। सर मैंने तो इतना कुछ सीखा है कि पूरा वर्ल्ड मैप आप कह रहे हैं कि आप फिंगर टिप्स पे है। वेरी गुड वेरी गुड। और और उसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लासेस को ऑनलाइन कैसा पाया है? सर बहुत अच्छा पाया है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और बस फिर से एक बार इस लेक्चर को रिपीट करना होता है और सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। चलें गुड। तो ये बच्चों हमारे स्टूडेंट्स का भी इसलिए क्लास इसलिए रखी बेटा, सेमिनार तो हमारे फेसबुक पेज पे ही पढ़े हैं, आप जाके देख लें। तो उसमें जो कमिश्नर लाहौर है उनके साथ भी सेशन, फेडरल सेक्रेटरी लेवल के लोगों के साथ सेशन, हमारे 32 लोग हैं फैकल्टी में, इसके अंदर को 18 के करीब हम जैसे वो लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में या रह चुके हैं या अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, और बाकी आपकी जौन से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हमारा सारा पैटर्न है मेरे बच्चों। अगर मेरी बात करें तो मैंने तकरीबन कोई 10-12 साल जौन सा यूएन से लेके, और लास्ट मेरा था डायरेक्टर डाटा रिपोजिटरी प्रोजेक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो लास्ट मेरी वो असाइनमेंट थी। उसके बाद कंसल्टेंसी में अभी भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ बस अपने बिजनेस चल रहे हैं, और ये इदारा हम एक सोशल वेलफेयर के तौर पे इसको भी लेके चल रहे हैं। तो ये देखें जी, ये आ गया जी अंदलीब का पेपर। अच्छा अंदलीब, यहाँ पे सवाल क्या था? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ इस्लाम एंड इम्प्लीकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉर गर्ल्स एजुकेशन। बात किसकी हुई थी? गर्ल्स एजुकेशन की। अंदलीब, यहाँ पे हमने किसकी बात की है? एजुकेशन की। फर्क आ गया ना? सर पहली गलती ये हो गई। ठीक है, पहला पैराग्राफ आपने निकाल देना। ओके सर। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। जब आप ये लिख रहे हैं तो आपने इसके लिए क्या करना है मेरे बच्चों, कि आपने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर ऐड करना है। फैक्ट्स एंड फिगर क्या होते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो वुमन लिटरेसी रेट है आपके कि वो जितने परसेंट है। ठीक है, और जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान, वहां पे आप बताएं कि जी वुमन लिटरेसी रेट इतने परसेंट है। ये चीजें परसेंटेज यहाँ पे ऐड करें, कुछ चार्ट्स ऐड करें कि इतनी पॉपुलेशन है गर्ल्स की, और ये कोटेशन आपने ठीक ऐड की है, बाकी आगे वाला ठीक है, आपने विद रेफरेंस लिखा सारा। लेकिन इट वाज एन एक्सीलेंट अटेम्प्ट ओवरऑल। देखें जितनी होनी चाहिए उतनी अच्छी थी। अगर थैंक यू मार्क्स सर। की बात करें तो ये थोड़ी सी चेंजिंग जो मैंने की है ये करने के बाद, ये इस काबिल है कि अगर इस पर करंट अफेयर का सवाल आता है तो आपको 14 नंबर आराम से मिलेंगे, जो टॉप के नंबर होते हैं। ओके सर फिर। तो देखो बच्चों, असल में देखे ना, अब आपको थोड़ा टाइम लगा है, आपको लिखना आ गया है, आपको लिखवाना सिखाया है तो आया है। बहुत सारे इदारे बिल्कुल ऐसे हैं आप जहाँ जाते रहे आपको लिखना ही नहीं आएगा। बिल्कुल सर, यही बात है। ठीक है जी, क्लियर। जो न्यू स्टूडेंट्स है मेरे बच्चों जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, रिकॉर्डिंग ले लेना अपने कोऑर्डिनेटर से। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, अपने एडमिशन कंफर्म करें। और अब हमारा दूसरी क्लास का टाइम हो गया है जो कि 1 पेपर की है, जिसमें CSS के MPT वाले भी हैं। अगर आप में से कोई लेना चाह रहा हो तो उसका लिंक भी आप उससे ले लें, शान से, जो आपकी कोऑर्डिनेटर वो आपको दे देंगे। वो भी हमारी फ्री ओपन क्लास है 1 पेपर वालों के लिए, तो उसका लिंक आपको प्रोवाइड वो कर देंगे। वो भी क्लास मेरे साथ ही है, उसका लिंक आप शान से ले लें। इस लिंक से आप अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह सी यू इन योर रेगुलर